हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बोहर लास्ट वीडियो में हमने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था। उसके बेस पर हमने रेडियस की कैलकुलेशन करी थी कि रेडियस किस तरह से निकालेंगे बोहर मॉडल के बेस पर उसकी ऑर्बिट की या सेल की। आज हम बोहर मॉडल के बेस पर स्टडी करेंगे कि हम वेलोसिटी कैसे निकालें इलेक्ट्रॉन की। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे। इससे पहले मैं रिवाइज कर दूं जो कल पढ़ाया था उसको थोड़ा सा। उसके अंदर मैंने बताया था आपको कल कि बोहर के ने अपने तीन इक्वेशन दी थी। फर्स्ट थी कि एम वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड थी एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। और थर्ड थी ई टू माइनस ई वन बराबर एच में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन एम वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन थी एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी हमारे पास कल बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। और इन दोनों इक्वेशन के बेस पर हम आज डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा जिससे वो मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है स्टेशनरी फेज के अंदर, स्टेशनरी सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर ये 2 थी हमारी। इक्वेशन 2 से v बराबर क्या हो जाएगा 1/m/r NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, r का फॉर्मूला कल हमने डिराइव करा था, क्या था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें इसके अंदर, इस r के अंदर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा v बराबर 1/m इंटू r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर, ये जो बटे में आएगा यहाँ 4 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर इंटू एन एच अपॉन 2 पाई। एन एच से ये स्क्वायर कैंसिल आउट और 2 पाई से ये 2 पाई बार कैंसिल आउट। ये बटे बटे के अंदर बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा, ये पूरा इक्वेशन ऊपर चला गया, m से m कैंसिल, 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। तो ये एक v का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। ठीक है, तो हमने सेकंड इक्वेशन से v का फॉर्मूला डिराइव किया जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का। ठीक है, तो किसके बेस पर डिराइव करा हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड के बेस पर। क्लियर, चलिए तो v बराबर आ गया हमारे पास 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। यहाँ पर से यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू पता है, यहाँ पर से हमें पाई की वैल्यू पता है, वो कितनी है 3.14। ई की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एच की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यूज हम पुट कर दें तो जो वी का फॉर्मूला आएगा निकल करके वो आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
of hydrogen electron which is present in third cell। कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो तीसरी सेल में प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम का, तो उसके लिए वेलोसिटी की कैलकुलेशन करिए। तो देखिए हाइड्रोजन एटम की बात करिए यहाँ पर, तो उसके लिए Z हो जाएगा यानी कि एटॉमिक नंबर 1। सेल नंबर की बात करिए तो N इक्वल्स टू 3। थर्ड सेल की बात करिए तो V इक्वल्स टू 2.18 इंटू Z की वैल्यू है 1 और N की वैल्यू है 3। तो इसको अगर सोल्व करेंगे 0.7 अराउंड 0.73 आएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बेस पर ये डिराइव किया गया वी का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम डिराइव करेंगे एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ से डिराइव करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये आप हमारा न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v। तो देखिए टू टाइप की एनर्जी होती है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। वन इज काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, पहली है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से, गतिज ऊर्जा किस वजह से होती है, ये होती है मूवमेंट की वजह से, गति की वजह से, गति की वजह से, ड्यू टू मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा हाफ mv²। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की यानी कि स्थितिज ऊर्जा की। देखिए पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से है। इन दोनों के बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, कल ही बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, कौन सा था ये आकर्षण बल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय। तो ये इंटरेक्शन है, जो ये आकर्षण है इन दोनों के बीच में, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -ZE² के बराबर। ये माइनस साइन जो है ये हमें अट्रैक्शन को बताता है। जो माइनस साइन है इसका मतलब है अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन जब होता है, देखिए इसको ध्यान से समझना, अट्रैक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर एनर्जी की जो एनर्जी का वैल्यू है वो कम होता है। अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व होगा। क्या होगा? स्थायित्व होगा। और जब स्थायित्व होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होता है, इसीलिए ये कैसी है, नेगेटिव साइन। ठीक है, और जब रिपल्शन होता है यानी कि प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो स्टेबिलिटी कैसी होती है, कम होती है। स्थायित्व कैसा होता है, कम हो जाता है। ठीक है, स्थायित्व। और जब स्थायित्व कम हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ जाता है, यानी कि उसे हम पॉजिटिव साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फिलहाल अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव में है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, यानी कि ई, ये होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का तो योग, इन दोनों का योग। तो ई इक्वल्स टू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 1/2 mv² प्लस इसकी वैल्यू है -ZE² अपॉन R। ठीक है। और इक्वेशन सेकंड से, बोहर की इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट से, mv² बराबर क्या था, ZE² अपॉन R। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें mv² की, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/2 ZE² अपॉन R प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ZE² अपॉन R। कॉमन क्या आएगा, ZE² अपॉन R 1/2 -1। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, E का फॉर्मूला आएगा -ZE²अपॉन 2R। ये आधा है, माइनस का एक है, तो बचेगा तो माइनस का हाफ। आर की वैल्यू डिराइव कर रखी है हमने कितना, n²h²अपॉन 4π² ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा -ZE²अपॉन 2 × n²h², 4π² ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 से 4 2 कटेगा, तो माइनस क्या हो गया 2π², ये एम ऐसे कैसे, ये Z² हो गया e⁻⁴/n²h²। तो ये ई का फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारे पास, 2π² -2π² mZ²e⁴/n²h²। ठीक है। जब इसके अंदर वैल्यूज पुट की जाएगी पाई की, एम की, ई की और एच की, तो फॉर्मूला आएगा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास एनर्जी का, -13.6 Z²/n²। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, फॉर्मूला आया हमारे पास एनर्जी का -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट दी एनर्जी फॉर थर्ड सेल। तीसरी कक्षा के लिए हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कैलकुलेशन करिए। तो ई क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेड तो क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम है तो 1 और एन हो गया 3, तो -13.6 Z² यानी कि 1 और n² यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1.5, अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम कट जाएगा ये। ठीक है, तो ई का वैल्यू आ गई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरह से एनर्जी के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोहर ने ये सारी कैलकुलेशन कर ली और इसके बेस तो 3 तरह के फॉर्मूले निकाल दिए उसने। रेडियस का एक फॉर्मूला निकाला उसने, रेडियस का जो मैंने आपको बताया था n² h² अपॉन 4π² m
जेड स्क्वायर, सोल्व करने पर आया 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी का 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, सोल्व करने पर आया 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। और तीसरा फॉर्मूला है एनर्जी का माइनस 13 पॉइंट्स, एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो आया -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर e⁴ बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सोल्व करने पर आया -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यहाँ से देखिए इन तीन फॉर्मूलों को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए कांस्टेंट को हटाते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर भी ये मान लीजिए कोई मान लेते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है, तो जब प्रोपोर्शनल के निशान को, समानुपाती के निशान को हटाया जाता है तो कांस्टेंट आता है कोई के वाई, ठीक है। और जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, समानुपाती, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का छोटा सा फंडा है, तो आप याद रखें। तो ये कांस्टेंट है 5.529 है तो डिजिट है, तो इसको सब कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। तो यानी आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सेम वी प्रोपोर्शनल टू, ये भी कांस्टेंट है ये राशि, जेड अपॉन एन, ठीक है। और इसी तरह से ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए एन अगर बढ़ता है, अगर एन को बढ़ाएं तो एन और आर में डायरेक्ट रिलेशन है समानुपाती का, यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली समानुपाती है, तो आर का क्या होगा, बढ़ेगा। और वी जो है रिवर्स है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो वी घटेगा, ठीक है। और ई ये भी रिवर्स है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये बढ़ेगा तो ई भी घटेगा, ठीक है। तो आर एन बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, यानी एन के इंक्रीज करने पर आर इंक्रीज होगा, वी डिक्रीज होगा, यानी वी कम होगा और ई भी कम होगा। ये हमने यहाँ समानुपाती से देख लिया। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी फर्स्ट सेल है, एन बराबर 1। अब एन बढ़ा रहे हैं यानी कि सेल बढ़ा रहे हैं, सेल आ गई दूसरी, एन बराबर 2, फिर सेल बढ़ा दी तीसरी, एन बराबर 3, इसी तरह फोर्थ सेल आ गई, एन बराबर 4, इसी तरह पांचवी भी आएगी, पांचवी कक्षा, एन बराबर 5। देखिए इसकी यहाँ से त्रिज्या ये है आर, सेकंड सेल से बढ़ गई, दिख रहा है बढ़ी हुई, थर्ड सेल से और बढ़ गई, फोर से और बढ़ गई, और फिफ्थ से और बढ़ गई, तो आर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं हम, तो मैंने बताया था पहले भी आपको कि अनंत पर यदि एन का मान इन्फिनेट कर दिया जाए, अनंत कर दिया जाए, तो ई क्या होगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन कितना हो गया, इनफाइनाइट, और अगर किसी में इनफाइनाइट का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 0, तो एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अनंत पर एनर्जी कैसी होती है, 0, क्लियर। अनंत पर यानी कि हम अगर हम इनफाइनाइट पर चले जाएं, यहाँ चला जाएं, तो यहाँ ई कितना हो जाएगा, 0, यानी कि कहने का मतलब है इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण नहीं रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। तो जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से होगी,
ठीक है। अब लेकिन जब इसको धीरे धीरे पास में लाएंगे, धीरे धीरे इसको पास में लाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स और तेज़ी से काम करेगा, और तेज़ी से काम करेगा, और नेगेटिव एनर्जी का मान कम होता चला जाएगा, इसलिए वहाँ पर नेगेटिव साइन है। ठीक है। तो अनंत पर कोई पूछ ले आपसे कि एनर्जी कितनी होती है, यानी एन का मान इन्फिनिट कर दिया जाए, इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इसको एक डायग्राम से भी समझा सकते हैं कि जैसे कैसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कैसे आर की वैल्यू बढ़ने पर एन की वैल्यू बढ़ने पर आर का वैल्यू बढ़ रहा है और ई की वैल्यू घट रही है, यानी घटते घटते कहाँ पहुँच गई, 0 पहुँच गई। ठीक है, अनंत पर। और फिर धीरे धीरे अगर एन की वैल्यू इधर तक आगे की तरफ लाएंगे तो नेगेटिव में कम होती चली जाएगी। ठीक है, माइनस साइन है, यानी कि अट्रैक्शन लगता चला जाएगा। चलिए, तो ये तो बोर के मॉडल के बेसिस पर हमने डिफाइन कर लिया, वेलोसिटी को हमने डिफाइन कर लिया, एनर्जी को, और हमने डिफाइन कर लिया वेलोसिटी, रेडियस को। ठीक है। अब इसके बाद बोहर ने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया और उस स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, उसमें कैसे लाइंस प्राप्त होती है, डिफरेंट लाइंस कैसे होती है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये विभिन्न प्रकार की लाइनें प्राप्त होती है, वो किस तरह से प्राप्त होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये लाइनों की संख्या कैसे प्राप्त होती है। इससे पहले हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें, उससे पहले इससे जो हमने अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपन कल वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी फिलहाल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि ये पोर्शन क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम प्लस एटम, ठीक है, इन दोनों की थर्ड सेल की यानी कि तीसरी कक्षा की त्रिज्या यानी कि रेडियस का अनुपात बताना है आपको, का रेशियो बताना है आपको, अनुपात बताना है। देखिए, जब भी कंपैरिजन आ जाए दो एटम का, देखिए जब एक मैंने कहा आर का फॉर्मूला है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ मैं उसको ध्यान से सुनना। जब भी केवल सिंगल एटम की बात करें, एक एटम के बारे में पूछे कि उसकी बताइए त्रिज्या कितनी होगी, जैसे अब तक क्वेश्चन किए हमने, तो हम ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब कंपैरिजन आ जाए, तुलना आ जाए, कंपैरिजन आ जाए कहीं पर भी, क्लियर, कंपैरिजन आ जाए तो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड का यूज करेंगे। जब भी दो, एक से अधिक एटम, मोर देन वन एटम, मोर देन यानी कि एक से अधिक एटम का कंपैरिजन हो जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए दो एटम है, एक एंड दूसरा, दोनों की थर्ड सेल की बात करिए। ठीक है, तो पहले आर एच लिख लेते हैं और नीचे लिख लें, दोनों का रेशियो निकालना है हमें, आर हीलियम लिख लिया। ठीक है, या सिंपली अपन चलो इस तरह से नहीं करते हैं, एक सिंपल सा समझाता हूँ पहले आपको। आर एच प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, थर्ड सेल है तो 3 का स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरह आर हीलियम प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और जेड कितना है हीलियम के लिए 2। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल को उठाते हैं तो क्या आता है कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तो हम इन दोनों को क्या करते हैं एक दूसरे में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा 0.529 इंटू, ये तो 9 हो गया, बटे 0.529, 9 बटे 4, 5 to 9 से 5 to 9, 9 से 9, 4 ऊपर जाएगा, 4/1 ये रेशियो आएगा हाइड्रोजन और हीलियम एटम के लिए। चलिए इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन और करते हैं। देखिए आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड,
अगर क्वेश्चन के अंदर एन कांस्टेंट हो तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/z। एन तो कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, दो का अगर अनुपात निकाला जाए R1/R2, R1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो Z1 नीचे आएगा, R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो Z2 ऊपर आएगा। ये फॉर्मूला हो गया सिंपली, ठीक है। और अगर Z कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अब इसका दो करें तो R1/R2 बराबर, ये प्रोपोर्शनल है तो N1 इसके सामने आएगा और N2 इसके सामने आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो ये पहले वाला क्वेश्चन था, हमने बात करी थी हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस एटम के लिए थर्ड सेल की त्रिज्या का अनुपात पूछा था आपसे। थर्ड सेल की कॉमन क्या है यहाँ, थर्ड सेल, दोनों में थर्ड सेल की बात करी है, दोनों के लिए हमने केवल थर्ड सेल की बात करी, तो एन क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R1 यानी R हाइड्रोजन और R2 मतलब R हीलियम, इधर क्या हो जाएगा Z हीलियम क्योंकि इन्वर्सली है बटे Z हाइड्रोजन। Z हीलियम कितना है 2 और Z हाइड्रोजन कितना है 1, तो 2/1। शायद न्यूमेरिकल में इधर कुछ मिस्टेक हुई है, 9/2 है ये, 4 नहीं है, 2 है ना ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जैसे में जेड कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल आपसे कहे हाइड्रोजन एटम की सेकंड एंड थर्ड सेल की रेडियस का रेशियो निकालना है आपको, त्रिज्या का रेशियो निकालना है। अब यहाँ बताओ एटम एक ही है हाइड्रोजन, कंपैरिजन है दो का सेल का, दो सेल का कंपैरिजन है, तो जेड तो क्या हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए एक ही है कांस्टेंट, तो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा R1/R2 बराबर N1 स्क्वायर बटे N2 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा N1 का यानी 2 का स्क्वायर और N3 यानी N2 यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9, ठीक है। तो इसी तरह से वेलोसिटी में भी है, वेलोसिटी में Z/N है, तो अगर Z कांस्टेंट है तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती, यानी कि V1/V2 बराबर N2/N1, रिवर्स है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। और अगर N कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू Z, तो क्या हो जाएगा V1/V2 बराबर Z1/Z2। तो आप डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं जब कंपैरिजन आए दो चीज़ों का, और अगर कैलकुलेशन कराए केवल वन थिंग का कि हाइड्रोजन एटम के लिए थर्ड सेल की त्रिज्या बताइए, हाइड्रोजन एटम के लिए पांचवें सेल की बताइए, तो फिर हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0.529 वाला। इसी तरह वेलोसिटी के लिए, इसी तरह एनर्जी के लिए क्वेश्चन करके देखिए, ईजी है, हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू।